Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delay, let's get started. So it's 3rd of November 2024 and Sunday, but हमें अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हुए फटाफट करना चाहिए. Our first news is Canada's charges against Shah absurd India. बेसिकली हुआ क्या था, खालिस्तानीज को लेकर के एंटी खालिस्तानी मूवमेंट या कनाडा में कुछ अनरेस्ट टाइप की चीजें होने लगी. उस रिगार्डिंग कनाडा ने अपनी एक कमेटी बनाई. उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और रिपोर्ट के दौरान उन्होंने हमारे होम मिनिस्टर जी के ऊपर एलिगेशंस लगाए कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है इस तरह के मूवमेंट्स के चलते. सो इंडिया ने इस रिगार्डिंग अपना एक मैसेज भेजा है या यूं कहें इस चीज को रिस्पॉन्ड किया है कि बेसलेस एलिगेशंस लगाने की वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल टाइज में डिफरेंसेस आ सकते हैं. सो विदाउट एनी कंक्रीट, मतलब किसी बेस के बिना, किसी एक ठोस सबूत के बिना इस तरह से किसी कंट्री के होम मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशंस लगाना अच्छी चीज नहीं है. इससे कहीं ना कहीं हमारे बायलैटरल टाइज खराब हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज implement universal pension scheme as in झारखंड, कल्पना सोरेन टेल्स सेंटर. कल्पना सोरेन जो कि झारखंड को बिलोंग करती है, उन्होंने सेंटर को रिक्वेस्ट की है कि उन्हें एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चालू करनी चाहिए झारखंड स्टेट में भी, जिस तरह से दूसरे स्टेट में किसी किसी स्टेट में चलाई जा रही है. ये दोनों न्यूज यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस हमने कवर किया. हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया कमिटमेंट टू सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर रिस्क रिडक्शन. इंडिया ने अपने आप को सेंडाई फ्रेमवर्क को मतलब कि सेंडाई फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम किए. पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंडाई फ्रेमवर्क समझना. बेसिकली यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, थर्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई थी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर. सो उस कॉन्फ्रेंस ने एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया जिसे बोला जाता है सेंडाई फ्रेमवर्क. सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में जापान के मियागी शहर के सेंडाई रीजन में इस कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉन्च किया गया था, इसलिए इसे बोला जाता है सेंडाई फ्रेमवर्क. बेसिकली ये जो फ्रेमवर्क है ये डील करता है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के, कि अगर हमारे पास लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, नेचुरल या मैन मेड या किसी भी तरह का डिजास्टर आ रहा है तो उस टाइम हमें किस तरह से उसे कम करना है, मिटिगेट करना है, या किस तरह से डिजास्टर से हमें डील करना है, ये सारा फ्रेमवर्क सेंडाई फ्रेमवर्क में मेंशन किया गया है. ये डील करता है मल्टी हैजार्ड मैनेजमेंट से, मतलब कि इसमें मल्टीपल अलग अलग तरह के हैजार्ड्स को मेंशन किया गया है. बेसिकली जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ये 4 प्रायोरिटीज एरिया पर काम करता है. फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग द डिजास्टर. डिजास्टर को समझना, मतलब कि हमारे पास रेलेवेंट डाटा होना चाहिए, कलेक्शन, एनालिसिस, मैनेजमेंट की कब कौन सा डिजास्टर किस एरिया में रहा है, कौन सा रीजन किस डिजास्टर का प्रोन रहा है, उस तरह से हम अपने उस डिजास्टर के लिए उस एरिया को प्रिपेयर करेंगे. तो डिजास्टर को समझना. सेकेंड, सिस्टमेटिकली इवेल्युएट, रिकॉर्ड, शेयर एंड पब्लिकली अकाउंट फॉर डिजास्टर लॉसेस एंड अंडरस्टैंड द सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स. बेसिकली किसी भी डिजास्टर से किसी रीजन में क्या इम्पैक्ट हुआ है, वहां की सोशल लाइफ, फाइनेंशियल कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरह से किस चीज को क्या इम्पैक्ट हुआ, ये सारा कलेक्ट करना, लोगों को वो चीज अवेलेबल करवाना कि आने वाले समय में वो किस तरह से कहां पर क्या डेवलप करें, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करें. ये सारी चीजें फ्यूचरिस्टिक सोच से डिजास्टर को समझना इंपॉर्टेंट है. टू बिल्ड द नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो डिजास्टर की रिस्क को मिटिगेट करते हैं या डिजास्टर आने के बाद काम करते हैं, उन सबके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए. साथ के साथ उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के नॉलेज के साथ साथ वहां के जो इंडिजिनियस लोग हैं, जो लोकल नॉलेज है, उसे भी इंटीग्रेट करना ताकि अच्छे से डिजास्टर को समझा जा सके. Second one is strengthening disaster risk governance to manage disaster risk.
सेकेंड प्रायोरिटी है कि हम अपने डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करें, मतलब कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं चीजों को, उस सिस्टम को पूरा स्ट्रेंथन करना। इसके लिए हमें पहली चीज असेसमेंट कैरी करना, टेक्निकल नॉलेज हो, फाइनेंशियल चीजें अवेलेबल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि डिजास्टर से बहुत अच्छे तरीके से डील आउट किया जाए। सेकेंड पॉइंट इज टू इनकरेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेसेसरी मैकेनिज्म एंड इंसेंटिव्स। बेसिकली जो भी चीज की रिक्वायरमेंट उस डिजास्टर प्रोन एरिया में है वो सारी चीजें एलोकेट करना ताकि हम डिजास्टर से अच्छे तरीके से डील कर पाए। टू स्टैब्लिश एंड स्ट्रेंथन गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन, वी ऑल नो कोऑर्डिनेशन के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। द थर्ड प्रायोरिटी इज इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलियंस, to allocate the necessary resources, to promote mechanism for disaster risk transfer and insurance, to promote the mainstreaming of disaster risk assessment. The fourth priority is enhancing disaster preparedness for effective response and to build back better. कोई अगर रीजन जहां पर डिजास्टर आ चुका है बट उसके बाद उस चीज को किस तरह से मिटिगेट करना, रिहैबिलिट करना और रिकंस्ट्रक्शन करना, ये सारी चीजें भी सेंडाई फ्रेमवर्क में डिस्कस की गई। बेसिकली जो आज की न्यूज आई है वो ये आई है, जो अभी हमने सेंडाई फ्रेमवर्क की मीटिंग को लेकर के मीटिंग अरेंज की, उसमें बात किया गया कि आने वाले समय में हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, साथ के साथ नॉलेज शेयरिंग हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ताकि हम इफेक्टिवली डिजास्टर रेजिलियंस पर काम कर सके। इंडिया भी अपने स्टेप कंटिन्यूअसली बढ़ा रहा है डिजास्टर्स को डील करने के लिए। फॉर एग्जांपल इंडिया काम कर रहा है अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ इंडिया बढ़ रहा है, साथ के साथ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फाइनेंसिंग, रेजिलिएंट रिकवरी एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। मतलब कि अलग अलग तरीके से इंडिया डिजास्टर्स को डील करने के लिए अलग अलग स्टेप्स उठा रहा है। इसको अपन कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा एक हमने मिशन मौसम चलाया है जिसके तहत हमें वेदर फोरकास्टिंग प्री प्लस फॉर, मतलब कि आने वाले समय में क्या वेदर रहना होने वाला है और अभी का क्या वेदर होने वाला है, दोनों चीजों की बेहतर तरीके से फोरकास्टिंग के लिए मिशन मौसम चलाया गया। अलग अलग मिशन चलाए जाते हैं इंडिया के द्वारा ताकि अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च की जा सके। फॉर एग्जाम्पल कोस्टल रीजन्स में सुनामीज आने वाली हो या कोई भी साइक्लोन आने वाला हो, सॉरी देयर इज अ प्रॉब्लम, जस्ट वेट अ सेकेंड, sorry there was a inconvenience but continue. So सेंडाई फ्रेमवर्क बेसिकली बात कर रहा है कि इंडिया कंटिन्यूअसली एफर्ट्स लगा रहा है डिजास्टर से डील करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है, विथर फार्मर्स किसान मैनिफेस्टो सीड्स न्यू थिंकिंग। बेसिकली महाराष्ट्र वाले रीजन में मैनिफेस्टो, जब कोई भी इलेक्शन पार्टी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ने वाली रहती है तो वो अपने मैनिफेस्टोज रिलीज करती है कि अगर उसकी गवर्नमेंट बनी तो वो कौन कौन से एक्शंस उठाएगी, किस पॉलिसी को वो फॉलो करेगी, क्या एक्शंस उसकी गवर्नमेंट आने वाले समय में उठाने की बात कर रही है। इसी रिगार्डिंग महाराष्ट्र में एक टर्म जो है वो इस समय बहुत चल रहा है, दैट इज किसान मैनिफेस्टो। ऐसा मैनिफेस्टो जिसमें किसानों की प्रॉब्लम्स को लेकर के ज्यादा डिस्कशन किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने देखा है कि जो एमएसपी दी जाती है, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो ज्यादातर रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के लिए दी जाती है। 14 रबी क्रॉप्स 6 खरीफ क्रॉप्स, ये रेशियो अप्रोक्स चलता है। कैश क्रॉप्स को डील करने के लिए अभी तक एमएसपी पर कोई बड़ा काम या बड़ा स्टेप नहीं लिया गया है। सो मैनिफेस्टोज में इंक्लूड किया गया है कि महाराष्ट्र के फार्मर्स के लिए कैश क्रॉप के लिए भी एमएसपी लाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन हो गया, फॉर एग्जाम्पल कॉटन हो गया, ये दोनों जो क्रॉप्स हैं वो महाराष्ट्र में ज्यादा लगाई जाती है। सो फार्मर्स की सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए एमएसपी लाई जाएगी। और अलग अलग चीजें बात की गई, फॉर एग्जाम्पल टू एड्रेस द कंसर्न अबाउट मिसिंग फार्मर्स इश्यूज फ्रॉम द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें और भी बातें की गई कि जो लोन्स हैं, एग्रीकल्चरल लोन्स जो फार्मर ने ले रखे हैं उसको किस तरह से वेव ऑफ किया जाए,
किसान से रिलेटेड या एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस फार्मर्स के द्वारा फेस किए जाते हैं उन सबको अगर आप किसी मैनिफेस्टो में इंक्लूड कर रहे हो तो उसे बोला जाता है किसान मैनिफेस्टो। अभी जो ये टर्म है बेसिकली महाराष्ट्र वाले रीजन में ज्यादा प्रिवेल कर रहा है। नेक्स्ट वन इज पैनल ऑन एससी टेक फॉर ऑल दलित कन्वर्ट्स गेट अ ईयर एक्सटेंशन। बेसिकली होता क्या है ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक कंडीशन है कि अगर कोई पर्सन बुद्धिस्ट, सिख या हिंदू इन 3 फेथ को बिलोंग करता है, इन 3 रिलीजन को बिलोंग करता है, तो गवर्नमेंट उसे स्केड्यूल्ड कास्ट का टैग दे सकती है। बट मोस्टली ऐसा देखा गया जो मेजरली दलित पॉपुलेशन है वो अपने आप को रिलीजियस कन्वर्जन करके अब क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज का मेंशन नहीं है, बट स्टिल एक कंटिन्यूअसली डिमांड की गई कि दलित्स को भी एससी का दर्जा दिया जाए, एससी कैटेगरी के अंतर्गत लाया जाए उन्हें और उन्हें बेनिफिट्स दिए जाए। बट चूंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 रिलीजन के लिए ही बात करता है, इसलिए एक कमेटी बनाई गई। जो हमारे पुराने चीफ जस्टिस हैं केजी बालाकृष्णन, उनके अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई जो इस चीज का सर्वे कंडक्ट करा रही है कि आखिर कितनी पॉपुलेशन है जो दलित वर्ग को बिलोंग करती थी और किसी और रिलीजन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अभी तक पैनल ने कोई भी चीज फाइनलाइज नहीं की है, कोई भी उसका रिपोर्ट नहीं आया, सिर्फ अभी उसे एक साल का और एक्सटेंशन पीरियड मिला है। मतलब कि नेक्स्ट ईयर 2025 के अक्टूबर मंथ तक कंटिन्यूअसली ये कमेटी अपने फील्ड सर्विस कंडक्ट करवाएगी। उसके बाद किसी कंक्लूजन में पहुंचेगी कि क्या हमें अदर रिलीजन के दलित लोगों को एससी के टैग के अंतर्गत लाना है, उसके बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं या नहीं। नेक्स्ट वन इज न्यू स्कीम बाय ICMR सीक्स टू फोस्टर नोवेल आइडियाज टू डेवलप हेल्थ सेक्टर। इस न्यूज को समझने के पहले हम ICMR को समझते हैं, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि काम करती है बायोमेडिकल रिसर्च में फॉर्मुलेट करना, कोऑर्डिनेट करना और प्रमोट करना बायोलॉजिकल रिसर्च को। उसके लिए ये एपेक्स बॉडी ICMR बनाई गई है। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। बेसिकली इट मैंडेट्स इज टू कंडक्ट, कोऑर्डिनेट एंड इम्प्लीमेंट मेडिकल रिसर्च फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए किस तरह से मेडिकल रिसर्च को किया जाए, उसे प्रमोट किया जाए, क्या रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों को डील आउट करने के लिए ICMR बनाया गया है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, दैट इज फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इस इनिशिएटिव में ऐसा बात किया जा रहा है कि जो ICMR है वो काम करेगी वर्ल्ड में पहली बार जो चीजें हो रही है, मतलब कि आने वाले समय में किस तरह से डिसीजेस, कौन से चैलेंजेस हेल्थ सेक्टर में फेस करने को मिलेंगे और उससे बाहर निकलने के लिए क्या हमारे पास सॉल्यूशन होने चाहिए, कौन सी वैक्सीन होनी चाहिए, कौन से ड्रग्स होने चाहिए, इन सारी चीजों को डील आउट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ICMR के थ्रू एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, दैट इज फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, इस तरह के क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस UPSC पूछता रहा है कि ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज, तो हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा कि ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। बट आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज जो है वो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड ICMR के लिए चलाया गया एक इनिशिएटिव है, जिसके तहत हम हेल्थ सेक्टर में पूरे ग्लोबल लेवल पर एक फ्रंट एज अचीव करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट वन इज Faculty of ICSSR institutes flag prolonged delay in implementation of 7th CPC pay scale। बेसिकली ICSSR एक नेशनल बॉडी है जो कि सोशल साइंस में किस तरह की रिसर्च हो रही है उन सारी चीजों को डील आउट करने के लिए बनाई गई है। इस इंस्टीट्यूट ने एजुकेशन मिनिस्ट्री को कहा है कि हमारे जो फैकल्टीज हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उन पर 7th पे कमीशन को अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट किया गया है। उस डीले का रीजन पूछा जा रहा है, आखिर इतना प्रोलॉन्ग डीले क्यों किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज हाउ इज तमिलनाडु ब्रेसिंग फॉर हीट वेव्स। बेसिकली तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इस वीक नोटिफाई कर दिया है, मतलब कि हीट वेव्स को उन्होंने स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया है।
वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में बताया कि 2023 का साल सबसे ज्यादा हॉटेस्ट ईयर ऑफ द, मतलब कि उसमें रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर देखने को मिला है। और पिछले इस डिकेड में देखा जाए तो 2016 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, कंटिन्यूअसली इन ईयर्स में हमें हीट वेव्स देखने को मिली है। और हीट वेव्स होने की वजह से, हीट वेव्स की प्रेजेंस से लोगों की डेथ भी देखने को मिली है, मतलब कि कहीं ना कहीं मोर्टेलिटी रेट भी हीट वेव्स की वजह से बहुत ज्यादा दिखा है। सो अगर हम इस तरह से किसी डिजास्टर को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर के अंतर्गत लाते हैं तो इससे हमें उसको डील करने के लिए आसानी पड़ेगी। मतलब कि गवर्नमेंट की जितनी भी गवर्नेंस अथॉरिटीज है वो सब कोऑर्डिनेट करेंगी, कोलैबोरेट करेंगी, अपने एफर्ट्स लगाएंगी इस डिजास्टर को कम करने के लिए। साथ के साथ फंड भी रिलीज किया जाएगा कि जो भी फैमिलीज के लोग हैं जो जिनकी डेथ हो गई है या जो आने वाले समय में हीट वेव से इम्पैक्ट हो सकते हैं, उन सबको फंड एलोकेट करना, उनकी हेल्प करना और पूरे स्टेट में उस डिजास्टर का मिटिगेट करना, उसका इफेक्ट कम करने की कोशिश की जाएगी। हर एक चीज के लिए आप फ्रेमवर्क तो ला सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट जब तक आपको फंड नहीं मिलेगा, जब तक उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड होगा, तब तक सारे प्लान्स बनाना, सारे एक्शंस की लिस्ट तैयार करना वेस्टेज है। क्योंकि किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको फंड की ही जरूरत रहती है, चाहे अगर आपको अवेयरनेस भी फैलानी है तो भी फंड लगेगा ना। इसलिए हम इस डिजास्टर को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर किए। अब बात की जाती है हीट वेव की। हीट वेव आखिर है क्या चीज? जब किसी प्लेन रीजन में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा है कंटिन्यूअसली एक हफ्ते के लिए, महीनों के लिए, तो उस रीजन में, प्लेन रीजन में ये टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, वहीं हिली एरियाज में ये टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। अगर गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि वहां का टेम्परेचर 40 डिग्री को पार कर रहा है और हिली रीजन का टेम्परेचर 30 डिग्री को पार कर रहा है, तो वहां पर हम हीट वेव डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये रीजन हीट वेव से इफेक्टेड है। और देखा गया कि तमिलनाडु में क्या है कि तमिलनाडु एक कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया होने की वजह से वहां पर ह्यूमिडिटी का भी प्रेजेंस ज्यादा है, साथ के साथ हीट वेव भी देखने को मिली, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट तमिलनाडु में ज्यादा दिखा। इसलिए वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने उसे स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया गया है। इस पूरे एडिटोरियल में एक टर्म यूज किया गया है, दैट इज वेट बल्ब टेम्परेचर। मतलब कि होता क्या है, हमारी बॉडी एक रेट तक खुद से अपना स्वेट को रिलीज करके हमारी बॉडी की हीट को रिलीज कर देती है। बट एक स्टेज इतना आता है कि हमारी बॉडी के अंतर्गत बहुत ज्यादा अगर हमारी बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब कर ली है और स्वेट के थ्रू वो रिलीज नहीं हो पा रही है, तो हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो डिस्टर्ब होने लगता है। और ये इतना, मतलब कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना भी बढ़ सकता है कि मोर्टेलिटी तक हम पहुंच सकते हैं। यही है हीट वेव का मेन बेसिस। इस बेसिस पर ही ये हीट वेव्स काम करती हैं, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज है, व्हाट आर द की टेक अवेज फ्रॉम COP16। वी ऑल नो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 16th एडिशन कंक्लूड हुआ है कोलंबिया में। इस रिगार्डिंग क्या क्या की टेकअवेज हुए, क्या क्या पॉइंट्स पर काम किया गया, उसे डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज 30/30 एग्रीमेंट। मतलब कि इस मीटिंग में एक एग्रीमेंट तक पहुंचे कि हम आने वाले समय में 2030 तक अप्रोक्स 30% ऑफ द लैंड को कंजर्व करेंगे या प्रोटेक्ट करेंगे। अभी तक अगर इसका स्टेटस देखा जाए तो 17% ऑफ लैंड और 10% ऑफ मेरीन एरिया को प्रोटेक्ट किया जा चुका है। अब उस टारगेट को बढ़ाया गया, मतलब कि आने वाले समय में 2030 तक हम 30% रीजन को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी अलग हमने जो है मतलब कि इनिशिएटिव्स उठाने की बात की है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज बाय 50%। मतलब कि जैसे कोई भी इकोसिस्टम है उसकी प्रॉपर कुछ स्पीसीज रहती है जो वहां की एंडेमिक रहती है, और कुछ स्पीसीज वहां पर अगर इन्वेट कराए किसी दूसरे इकोसिस्टम में, उस इकोसिस्टम में एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से वहां की एंडेमिक स्पीसीज को एग्जिस्टेंस का खतरा हो जाता है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकती है वहां से।
ऐसी स्पीसीज का इन्वेजन या एलियन स्पीसीज का इन्वेजन किसी भी इकोसिस्टम में 50% से कम करने की बात की जा रही है। साथ के साथ उनका इम्पैक्ट भी कम किया जाए, इस पर भी फोकस किया जाएगा। और जो बात की जाए वो बात की गई है पॉल्यूशन को कम करने की, टू रिड्यूस पॉल्यूशन रिस्क एंड द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज टू टॉलरेबल लेवल्स बाय 2030। मतलब कि 2030 तक जो पॉल्यूशन लेवल है उसे कम किया जाए, उसको एक टॉलरेबल लेवल्स तक लाने तक की बात की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो की गई वो है डीएनए डेटा रिलेटेड शेयरिंग की। मतलब कि अगर किसी लिविंग सोर्स से रिलेटेड कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसी भी मेंबर कंट्री के पास आती है तो वो मेंबर कंट्री उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को शेयर करेगा। होता क्या है कि जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रहती है उससे हमें एक नॉलेज मिलता है कि हम उस चीज से कौन सा ड्रग, कौन सी मेडिसिन या क्या टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हो, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो इस तरह का डेटा अगर मेंबर कंट्रीज को मिल जाएगा तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है ना, कि सबके पास नॉलेज रहेगा। तो जो जहां पर भी वो स्पीशीज पाई जा रही है, जहां पर भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वहां के इंडिजिनियस लोग, लोकल लोग उस तरह से उस ड्रग को, उस मेडिसिन को प्रिपेयर करके हार्नेस कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी को। सो दिस वाज ऑल अबाउट COP16। आगे बढ़ते हैं। WHO's डेटाबेस ऑन पोलियो केसेस हाइड्स मोर देन इट रिवील्स। बेसिकली इस एडिटोरियल को समझने के पहले हम चलते हैं पोलियो वायरस को समझते हैं। पोलियो एक वायरस है जो कि इफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को। ये एक वायरल इन्फेक्शियस डिसीज भी मानी जा सकती है। इसके वायरसेस 3 टाइप के होते हैं। वाइल्ड पोलियो वायरस 1, 2 एंड 3, 3 टाइप के होते हैं। बेसिकली इसका स्प्रेड देखा जाए तो 5 साल के कम एज के जो बच्चे हैं, मतलब कि अंडर 5 इयर्स ऑफ एज, उनपे ये बहुत ज्यादा फैलता है। पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड हो सकता है। सिम्टम्स कोई स्पेसिफिक नहीं रहते हैं, बस कोई नर्व जो रहती है वो हमारी काम करना बंद कर देती है। अगर इसको कम करने के लिए इंसेंटिव्स देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पर हमने एक प्रोग्राम चलाया दैट इज नोन एज ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। इसे 1988 में चलाया गया था। इसकी मदद से ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर 80% ऑफ पॉपुलेशन ऐसे रीजन में रहती है जो कि पोलियो इरेडिकेटेड हो चुके हैं, मतलब कि वहां पर पोलियो वायरस नहीं देखने को मिलता है। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने भी अलग अलग प्रोग्राम चलाए। पल्स पोलियो प्रोग्राम, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 2019 में लाया गया। ये सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स है जिसके तहत लोगों को इम्यून करना, वैक्सीन्स प्रोवाइड करना पोलियो वायरस से लड़ने के लिए। इसकी मदद से, मतलब कि ये सारे इनिशिएटिव्स इतने सक्सेसफुली काम किए कि 2014 में WHO ने हमें, मतलब इंडिया को, पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया। अब आज की जो न्यूज आई है वो ये आई है कि जो WHO का डेटा है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब कि वो चीजों को ज्यादा छुपाता है, ज्यादा दिखाने की वजह। इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला चीज ये है कि WHO जो है वो 2 रजिस्ट्री मेंटेन करता है। एक तो किस तरह के वायरस से पर्सन इफेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन 2 तरह के वायरस से इफेक्ट होता है। पहला, अगर वो वायरस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, मतलब कि वाइल्ड पोलियो वायरस। दूसरा, पर्सन पोलियो वायरस से वैक्सीन्स के थ्रू भी इफेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन का जो इम्यून है वो वीक है, तो अगर उसे आपने वैक्सीन दी, ओरल वैक्सीन हो गई या इंजेक्शन के थ्रू, किसी भी तहत आपने उसे वैक्सीन दी, बट उसका इम्यून उस मरे हुए वायरस से भी नहीं लड़ पा रहा है, उस वैक्सीन में जो डेड वायरस है पोलियो का उससे भी नहीं लड़ पाया, और उसने उसी से डिराइव कर लिया, मतलब कि उस पर्सन को वैक्सीन से ही अगर पोलियो हो जाता है तो उसे बोला जाता है वैक्सीन डिराइव्ड वायरस। सो जो WHO लिस्ट मेंटेन करता है उसमें वैक्सीन डिराइव्ड वायरस में भी उसने आधा ही डेटा मेंटेन कर रखा है। साथ के साथ जो मैंने अभी तक टाइप्स ऑफ वायरसेस बताए, टाइप 1, 2, 3, उससे रिलेटेड डेटा भी WHO के अंतर्गत नहीं है। सो इसीलिए जो ये न्यूज है वो यही बता रही है कि WHO का जो डेटा पेज है वो हाइड ज्यादा करता है और ट्रांसपेरेंट कम है, मतलब कि बताता कम है। हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पोलियो को समझना इंपॉर्टेंट था, वायरस को समझना इंपॉर्टेंट था, वैक्सीन को समझना इंपॉर्टेंट था। हमने वो समझ लिया। आगे चलते हैं।
ग्लेशियर लेक्स राइजेस एज ग्लेशियर्स रिट्रीट। बेसिकली इस एडिटोरियल में ग्लेशियर लेक्स के बारे में बताया गया है। होता क्या है, ग्लेशियर क्या होता है, माउंटेन रीजन में अगर एक बड़ा अमाउंट ऑफ आइस एक माउंटेन के फॉर्म में इकट्ठी हुई है उसे बोला जाता है ग्लेशियर। बट हम सब जानते हैं अभी क्लाइमेट चेंज चल रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, सो कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं और उनके मेल्टिंग की वजह से ग्लेशियर लेक्स बनती हैं। ग्लेशियर लेक्स की बनने की वजह से बेसिकली जो ग्लेशियर लेक्स रहती हैं वो ग्रेविटी की इफेक्ट में आकर के जो नीचे का रीजन रहता है, मैंने बताया माउंटेन्स में ग्लेशियर्स प्रेजेंट रहते हैं, ग्रेविटी की इफेक्ट में आकर के नीचे वाले सरफेसेस में जाकर ग्लेशियर लेक्स बनती है। और अगर वो लेक्स बर्स्ट हो गई, मतलब कि अपने फ्लो से भी ज्यादा उनके मतलब कि जितनी कैपेसिटी है उस लेक्स की उससे ज्यादा उनमें वाटर का फ्लो आ गया, तो कहीं ना कहीं आउटबर्स्ट हो जाता है। जो नीचे के इलाके हैं, वैली वाले रीजन है, उनमें एक डिजास्टर जैसी सिचुएशन आने की कंडीशन बन जाती है। फेमस जो इंडिया की फेमस लेक्स हैं, ग्लेशियर लेक्स हैं, उनमें से फर्स्ट है गुरु डोगमार लेक जो कि लोकेटेड है सिक्किम में। उसके बाद सिक्किम में ही एक साउथ लेनॉक लेक भी प्रेजेंट है, समिति लेक और लेक की पेंगसोंग लेक। ये सारी लेक्स जो है वो ग्लेशियर लेक्स रिलेटेड है। हम इस एडिटोरियल को थोड़ा सा और यूपीएससी कनेक्टेड करके ग्लेशियर रिलेटेड लैंडफॉर्म्स को समझते हैं। पहले जो ग्लेशियर रिलेटेड लैंडफॉर्म्स है उसमें फर्स्ट है हैंगिंग वैली। ये हमारा पूरा ग्लेशियर है मान लो, और यहाँ पर जो ग्लेशियर प्रेजेंट होगा उससे जिस तरह से ऐसे पानी निकलेगा तो ये एक तरह से हैंगिंग वैली बनेगी। उसके बाद लेक्स, अगर सिंगल लेक कहीं प्रेजेंट है तो उसे बोला जाता है टार्न, लेकिन वहीं अगर किसी रीजन में किसी हैंगिंग वैली में बहुत सारी लेक्स एक साथ प्रेजेंट है उसे बोला जाता है पैटरनोस्टर लेक। उसके बाद बात करते हैं सिर्क की। जैसे एक ही ऐसे माउंटेनियस स्ट्रक्चर है, चूंकि ग्लेशियर मेल्ट होके बह गया नीचे, फिर जो ये एज बनेगी इसे बोला जाता है सिर्क्स। ये चेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जो माउंटेनियस रीजन में बेसिकली ग्लेशियर वाले माउंटेन्स में प्रेजेंट रहते हैं। फिर बात करते हैं हॉर्न, जो ये माउंटेन्स की टिप रहती है इसे बोला जाता है हॉर्न। ये सारे तो ग्लेशियर से रिलेटेड फीचर्स हो गए। अब डिपोजिशनल फीचर्स की, पहला है ड्रमलिन। एक जैसे जब बोट को उल्टा करके रखा जाता है तब जो स्ट्रक्चर बनता है इसे बोला जाता है ड्रमलिन। ये एक डिपोजिशनल फीचर है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मोरेन्स। ग्लेशियर जब ग्लाइड करता है तो नीचे जो भी बेडरॉक प्रेजेंट रहती है, सरफेस प्रेजेंट रहता है, उसके ग्लाइडिंग से वो रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में फाइन सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, उसे बोला जाता है मोरेन्स। ये भी एक डिपोजिशनल फीचर है। सो ड्रमलिन, कैटल लेक और ग्राउंड मोरेन ये सारे डिपोजिशनल फीचर्स हैं, और बाकी फीचर्स ये पढ़ लिए जो कि ग्लेशियर के पिघलने से बनते हुए। आगे बात करते हैं अगले न्यूज की। स्मॉल टाउन यूथ कैन बी एम्प्लॉयबल विथ राइट ट्रेनिंग। मतलब कि जो टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 की सिटीज है, जो स्मॉल टाउन्स प्रेजेंट है, उनमें जो यूथ है वो काफी एंथुसियास्ट है। उनके अंदर कैपेबिलिटीज देखी गई है कि उनके अंदर कैपेबिलिटीज रहती है, वो उनको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो वो एम्प्लॉयबल हो सकते हैं, मतलब कि वो उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी दिया जा सकता है। अभी इंडिया है ना वो एक रेनेसा वाले पीरियड में चल रहा है, जिसे बोला जा सकता है डिजिटल रेनेसा। मतलब कि अगर इंडिया का यूथ अपने आप की कैपेसिटी बढ़ा रहा है एआई के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, अपने आप को ग्रो करने के सेक्टर में, तो इंडिया के पास इतना पोटेंशियल है कि वो अपने यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट वन इज ADB लाउड्स इंडियाज प्रोग्रेस इन फॉसिल फ्यूल सब्सिडी रिफॉर्म्स। बेसिकली जो इंडिया है उसके ऊपर कई बार एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स में इंडिया बहुत ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करता है, बट अभी कंटिन्यूअसली पिछले 10 सालों से, एक डिकेड से इंडिया ने एफर्ट्स लगाए हैं कि किस तरह से फॉसिल फ्यूल की सब्सिडी को खत्म किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कोल से रिलेटेड सब्सिडी उसने खत्म कर दी है, लकड़ी से रिलेटेड, पेट्रोलियम से रिलेटेड, बल्कि सब्सिडी देने की बजाय अब इंडिया जो है वो इन फॉसिल फ्यूल्स पर सेस लगाता है, टैक्स लगाता है, और उस सेस को बेसिकली क्लाइमेट
कि क्लाइमेट ग्रीन फंड के जैसे यूज किया जाता है, मतलब कि ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसे इनिशिएटिव्स जिसके तहत हम एनवायरनमेंट में पॉजिटिव चेंजेस ला सके, इन सारी चीजों में अब उस फंड का, उस सेस का यूज किया जा रहा है। बट 2017 से जब से जीएसटी आया तो ये सेस भी जीएसटी के अंतर्गत सब्ज्यूम कर दिया गया और कहीं ना कहीं स्टेट्स को ये फंड दिया जाने लगा कि वो अपने गैप को फुलफिल कर सके। ये जो रिपोर्ट आई है वो एडीबी के द्वारा लाई गई है, मतलब कि एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रिशिएट किया है इंडिया के मूव्स को कि इंडिया ने किस तरह से फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज को खत्म किया है। समझते हैं एडीबी को। एडीबी एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसे 1966 में बनाया गया था। बेसिकली एडीबी एशिया और पैसिफिक वाले रीजन में किस तरह से डेवलपिंग नेशंस को, मेंबर नेशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, कोई भी चीज बनाने के लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए काम करती है। ये डेवलपमेंट इफेक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करती है। एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस मनीला में प्रेजेंट है। मेंबरशिप ओपन है हर किसी के लिए। इसका कंट्रोल देखा जाए तो ये WTO के, वर्ल्ड बैंक के बेसिस पर ही काम करती है, मतलब कि जिस मेंबर का जितना शेयर है फंडिंग में, वो उस मेंबर के पास उतनी वोटिंग पावर है। फॉर एग्जांपल यूएसए के पास 15.6% शेयर है, चाइना के पास 6.4, वहीं इंडिया के पास 6.3। तो इन कंट्रीज के पास इतना इतना कंट्रोल भी है। आगे बढ़ते हैं प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ। फर्स्ट वन इज चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। Brazil will be the second member of the BRICS after India not to endorse the BRI. Basically, Belt and Road Initiative चाइना ने लॉन्च किया था 2013 में। पुराना सिल्क रूट, उस चीज को आज की डेट में डेवलप करना, इसका मेन एम है कनेक्टिविटी बढ़ाना, ट्रेड को और इजी फ्लो करवाना। चाइना मतलब मेन एम कर रहा है कि पूरे इस रीजन को, कंटिनेंट्स को आपस में मैरीटाइम के थ्रू और लैंड रूट्स के थ्रू कनेक्ट किया जाए। बट कुछ जो कंसर्न्स रहे हैं उसकी वजह से चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है आज की डेट में वो इतना ज्यादा न्यूज में नहीं है या उतना ज्यादा लाइमलाइट में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पहला जो है, चाइना की जो पॉलिसी रही है लोन देने की, मतलब कि चाइना क्या करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, बट जब कंट्रीज लोन रीपेमेंट में अनसक्सेसफुल रहती हैं तो उस चीज पे अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश कर लेता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, वो आज की डेट में चाइना के कंट्रोल में है। इसी तरह से चाइना छोटी छोटी कंट्रीज को जो डेवलप्ड नहीं है या जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, उन्हें लोन्स प्रोवाइड करके उन्हें डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से चाइना मेजरली चीजों को अपने कंट्रोल में लाने की बात कर रहा है। इसलिए मेजरली कंट्रीज, ब्रिक्स नेशन की बात की जाए तो ब्रिक्स नेशन में 2017 में इंडिया ने बोल दिया कि मैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं ज्वाइन करने वाला। अभी 2023 में सिमिलरली ब्राजील ने भी मना कर दिया। ब्राजील भी इस चीज के अगेंस्ट ही है। उसका भी रीजन यही है कि कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस कैरेबियन वाले रीजन में, साउथ अमेरिका वाले रीजन में बढ़ जाएगा। अगर इंडिया का कंसर्न देखा जाए तो इंडिया का कंसर्न यही है कि जो चाइना का जो कनेक्टिंग पाथ है वो कहीं ना कहीं जो डिस्प्यूटेड रीजन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है, उस रीजन से पास होता है। बट इंडिया ने उस चीज की परमिशन नहीं दी, बट स्टिल चाइना पाकिस्तान की ही परमिशन से वो बनाया जा रहा है। पहला चीज। दूसरा, सॉवरेनिटी की, कहीं ना कहीं जो इससे इंडिया की सॉवरेनिटी पर इम्पैक्ट होगा, चाइना का डोमिनेंस बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। इन सब चीजों की वजह से इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च, मतलब कि ज्वाइन नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं महा ईवी दैट इज मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये एक मिशन है जो कि ई व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए चलाया गया है। ई व्हीकल्स में हम क्या है, अभी ज्यादा इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी हो गई या कोई डिवाइसेस हो गए या कोई भी सब्सटेंस हो गया, वो हम दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। उस इंपोर्ट डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए इंडिया में ही रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए महा ईवी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन इज पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इंडिया में
टूरिज्म फ्रेंडली पीपल्स, जो लोकल गाइड्स हैं, जो लोग हैं जो टूरिस्ट को असिस्ट करते हैं, उन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत जो यूथ है टूरिस्ट प्लेसेस का, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। उनको ये बताया जाएगा, अतिथि देवो भव के अंतर्गत ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज करना है, किस तरह से टूरिस्ट को अपनी कंट्री में बुलाने के लिए एक अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट वन इज FATF, बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसमें इंडिया का एक मतलब कि एक हाई टेक्निकल कंप्लायंस वो दिया गया है, दर्जा दिया गया है। मतलब कि FATF जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो अलग अलग कंट्रीज को ग्रेडिंग प्रोवाइड करता है। मान लो कोई कंट्री किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और साथ के साथ वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ कोऑर्डिनेट भी नहीं कर रही है, उनको कंप्लाई भी नहीं कर रही है, तो उन्हें वो ब्लैक लिस्ट में कर देते हैं। बट इंडिया का स्टेटस अच्छा है, इंडिया ने FATF के साथ अच्छा कंप्लायंस रखा है। थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट IAS। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।